हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल पे अगेन वन इम्पोर्टेंट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, जहाँ पे हम एक सिंगल वीडियो में पूरे चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्विकली रिवाइज करेंगे। मुझे मालूम है ये आपने अभी अभी पढ़ा हुआ टॉपिक है, आपने अभी भी बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, तो आपको रिवीजन के लिए हेल्प हो जाए इसलिए मैं आया हूँ। लाइक कुछ शॉर्ट नोट्स के साथ आया हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड लाइक विथ like with those short notes we will complete the revision of this chapter ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखो वापस और एक इकोलॉजी यूनिट का ये चैप्टर है, पहला ही चैप्टर इकोलॉजी यूनिट में। और आप लोगों ने देखा होगा कि नए एनसीईआरटी में इसका जो इनिशियल पार्ट है, हाँ, एक 6-7 पेजेस 8 पेजेस का पॉपुलेशन के पहले का ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितना पार्ट है वो नए एनसीईआरटी में नहीं है। आप लोगों को मैंने लाइक पुरानी एनसीईआरटी की पीडीएफ भेजी हुई है, आपके पास पूरा एनसीईआरटी है, पर आपको रिवाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, इसलिए लाइक आई एम गोइंग टू इंक्लूड दैट ओल्ड पार्ट। एनएमसी ने वो पार्ट अभी भी सिलेबस से हटाया नहीं है। एनएमसी ने ऐसे नहीं बोला है कि द ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट हम निकाल रहे हैं, जहां पे हम लाइक बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में वो आपके सिलेबस में है, बट एनसीईआरटी के नए एडिशन के टेक्स्ट बुक में वो पार्ट नहीं है। इसलिए इस चैप्टर की ये रिवीजन का वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ ये पार्ट आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं है। हाँ, जिनके पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है, टेक्स्ट बुक में वो पार्ट नहीं है, उनके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए बाकी कोई चीज अवेलेबल नहीं है। चलो, so let's begin with this. Let us understand, like as we are going to start with the इकोलॉजी यूनिट में क्विक रिवीजन है ये। डिटेल चैप्टर का वीडियो बाद में आ जाएगा, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी की लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे हम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करने वाले हैं जो आपको एनसीईआरटी में, मतलब नए एनसीईआरटी में नहीं है बट पुराने एनसीईआरटी से है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं ये टर्म की, इकोलॉजी। इकोलॉजी नाम की ये जो टर्म है, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट। तो इसका मतलब बनता है, देखो लाइक हम इसको ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बुलाएंगे बायोटिक फैक्टर, मतलब जिसमें एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जब इंटरैक्ट करता है तो, एंड इनको बुलाएंगे हम अबायोटिक फैक्टर्स। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरमेंट में जब रह रहा है तो ये इन दोनों के साथ, अकेला तो कोई रह नहीं सकता। हाँ, इट रिक्वायर्स समवन, लाइक बाकी के ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है उसको, लाइक बाकी के फैक्टर्स है जहां पे हम लोग बायोटिक फैक्टर्स बुलाते हैं या अबायोटिक फैक्टर्स। क्या क्या होते हैं हम लोग आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। तो ये समझ लो, देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने हायरार्की दी है आप लोगों को। लाइक देखो, दिस इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन, मैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हूं। ओके, मैं एक अकेला हूं, दैट इज आई एम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब मैं अकेला रहता हूं क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों के साथ रहता हूं, मैं आप लोगों में रहता हूं पूरा दिन। तो देखो, वी मेक वन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसका मतलब देखो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज, वन पर्टिकुलर स्पीशीज, वन स्पीशीज, एसपीपी में जो लिख रहा हूं दैट मीन्स स्पीशीज। देखो, when we are going to talk about a population, we are going to consider about the only one species। मतलब क्या, देखो मैं जो पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बोलता हूं तो मेरे आजू बाजू डॉग्स है, कैट्स है, मैंगो ट्री है, कॉकरोचेस है, और भी कुछ भी है। आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर देम। इफ आई से द पॉपुलेशन ऑफ मैंगो ट्रीज इन इंडिया, आई एम गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द मैंगो ट्रीज। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑल द ट्रीज, सो दैट बिकम्स द पॉपुलेशन। सो मल्टीपल पॉपुलेशन कम टुगेदर टू फॉर्म द वन कम्युनिटी। अब इसमें सारे बहुत सारे पॉपुलेशन आ जाएंगे, डॉग्स का पॉपुलेशन आ जाएगा, कैट्स का पॉपुलेशन आ जाएगा, लाइक टाइगर का पॉपुलेशन आ जाएगा, और ह्यूमन का पॉपुलेशन आ जाएगा। ऐसे सारे पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनेगी। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी इकट्ठा आकर एक इकोसिस्टम बनेगी। एक इकोसिस्टम
will be the part of one biome. Biome में देखो उसके लाइक मेजर बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे. वहां की क्लाइमेट कंडीशंस आएगी, वहां की वेदर कंडीशंस आएगी. क्लाइमेट वेदर सब लोग आप जानते हो, ये सारी चीजें आएगी, और जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो. एंड ऑल द बायोम्स ऑन अर्थ दे विल फॉर्म द एंटायर बायोस्फीयर. ये आपको बहुत बार आता है लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए. यही सबसे बेस्ट है. आप इसको क्विकली एनसीईआरटी में आजू बाजू कहीं पे तो लिख कर रखो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. हाँ, आ गई बात समझ में यहां तक? चलो आगे देखते हैं. देखो अब ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में मेंशन की. देखो अभी हमने इस पे बात की थी ऑर्गेनिज्म. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी. ये बहुत बार पूछा जाता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी. दैट इज one individual organism. Okay, the population is a group of individuals of the same species. Biological community की वजह it is a group of populations of different species found in a given area. हाँ, एक एरिया में कौन कौन से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन, इन सबको मिलाकर हम लोग एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बुला रहे हैं. उसके आगे हम लोगों ने देखा है इकोसिस्टम. क्विकली आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पर एक्चुअली उसको वर्ड्स में कैसे रखना है, तो ये मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से दे रहा हूं, ताकि अगर आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जाए तो आप लोगों को डिटेल्स मालूम हो. यू शुड बी नोन विद द ऑल द डिफाइंड और वेरी रिफाइंड थिंग्स. Ecosystem, it is a structural and functional unit of nature where the living organisms interact among themselves and with the surrounding. देखो यही तो हम लोगों ने इकोलॉजी के साथ को रिलेट किया था. इकोसिस्टम ये सब सिस्टम बनेगी जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज आएगी, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज आएगी, दैट विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर. ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी अकेली नहीं रहेगी. देखो डॉग और ह्यूमन का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, डॉग्स और ह्यूमन और प्लांट कम्युनिटी का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है. हाँ, और इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन है. सराउंडिंग के साथ मतलब जहाँ पे टेम्परेचर आएगा, वाटर आएगा, सॉइल आएगी, एयर आएगी, इन सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इसका इंटरेक्शन आएगा, तो उसको हम बुलाएंगे इकोसिस्टम. उसके बाद हम बोलते हैं बायोम. हाँ, अगले स्लाइड पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ मेनी बायोम्स आर देयर, कैसे बायोम लाइक होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बोलेंगे. इट इज लार्ज रीजनल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय द मेजर वेजिटेशन टाइप एंड एसोसिएशन फाउना. फ्लोरा एंड फाउना. फाउना ये टर्म मालूम है आप लोगों को? अगर नहीं है तो इट इज अबाउट द एनिमल्स और द बेसिकली. फ्लोरा बुलाते हैं तो हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं. व्हेन वी से अबाउट द फाउना, यहाँ पे वेजिटेशन बोल दिया तो वहां के सारे प्लांट्स के बारे में हम बात करें. जैसे देखो ना, मतलब एक क्विक एग्जांपल देकर जाता हूँ. डेजर्ट में जाओगे आप कहीं राजस्थान में या सहारा डेजर्ट में देखोगे तो वहां पे आपको ग्रीन प्लांट्स या ट्रीज नहीं दिखाई देंगे. वहां पे आपको बहुत सारे कैक्टस लाइक ऑफ प्लांट्स ज्यादा दिखाई देंगे. बट ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे पानी कम है. तो ये देखो, लेकिन लार्ज यूनिट कैरेक्टराइज बाय द मेजर वेजिटेशन. कौन से टाइप का वेजिटेशन कहाँ पे, एंड एसोसिएटेड फाउना, तो वहां पे कौन से टाइप के एनिमल्स भी आएंगे. ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि जिस टाइप का वेजिटेशन है, फ्लोरा है, उसके बेसिस पे वहां का फाउना डेवलप होता है. बराबर है. इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन, लाइक आप लोगों को क्लाइमेट एंड वेदर ये दोनों टर्म समझ में आती है. मैंने पहले भी बोल दिया था, पर मैंने सोचा आती है पर नहीं आती है कि नहीं आती है मुझे बताओ. आप कमेंट कर लो. व्हाट डू वी मीन बाय द क्लाइमेट एंड व्हाट डू वी मीन बाय द सीजन, वेदर आल्सो. सीजन भी बताओ, वेदर भी बताओ. चलो, बायोस्फीयर और प्लैनेट्स अर्थ इकोसिस्टम जिसको बुलाते हैं. देखो आज के डेट में हम लोगों को इतना ही मालूम है कि ओनली अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज अ लाइफ. आप उसमें आर्ग्यू मत करना. अक्सर यहां से इतने डिस्टेंस पे ऐसा प्लैनेट होने की संभावना है जहां पे हमारे जैसे लाइफ हो सकती है. आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट आज हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं. वी डू नॉट इंटरेक्ट विद देम इवन इफ इट इज देयर. हाँ, लाइक मैं है ही ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर शायद हो या ना हो, इसका मेरे पास एज अ लाइक साइंस स्टूडेंट आई डू नॉट हैव द एनी काइंड ऑफ प्रूफ. तो मैं लाइक सिर्फ मान के चल रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है. तो आज हमारे लिए डेफिनेट क्या है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज अ लाइफ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऐसे अर्थ पे ही है. अगर अर्थ पे है तो हम उसको बायोस्फीयर में सिर्फ अर्थ को कंसिडर करेंगे. हाँ, इट इज अ ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम
comprising of all living beings of the terrestrial as well as aquatic biome. Aquatic को भी consider करना पड़ेगा क्योंकि aquatic life is completely different than the terrestrial life. उनके अलग अलग adaptations होते हैं ना, और aquatic में plants भी है, animals भी है, ये सब है ना, बराबर है. तो इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड द बायो. ये 4 लेवल के साथ इकोलॉजी की सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होती है. आई बात समझ में? चाहे तो क्विकली यहाँ पे नोट डाउन कर लो, आपको कोई अगर चीज चाहिए तो. नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट. देखो ये पार्ट तो आपके एनसीईआरटी में है ही. हाँ, तो ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट, इन दोनों का एक दूसरे के साथ जो रोल है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है, इसके बारे में. इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर adapted to their environment, only not only for the survival but also for the reproduction. यहाँ पे ना देखो, हमारे डार्विन साहब का एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो जो हम लोग आप लोगों को मालूम ही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. यहाँ पे फिटनेस इज नथिंग बट द रिप्रोडक्टिव फिटनेस. हमने बात ये इवोल्यूशन में इसके बारे में. हाँ, तो इसके बारे में द रोटेशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन एंड टिल्ट अराउंड द एक्सिस causes the annual variation. Assertion reason में ये बहुत बार, ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही है. द रोटेशन ऑफ अवर प्लैनेट अराउंड द सन. देखो आप लोगों को मालूम है सन इज एट द सेंटर एंड हमारी अर्थ है वो उसको रोटेट करती है. तो एक रोटेशन कंप्लीट होने पे हम लोग बोलते हैं कि 1 साल हो गया. तो वहां पे हमारा क्या होता है, ये रोटेशन की वजह से एज वेल एज द टिल्ट द, अगर ये सन ऐसा है तो हमारी अर्थ उसको परपेंडिकुलर नहीं, इट हैज अ स्लाइट टिल्ट, टिल्टेड एक्सिस है. एंड इस टिल्टेड एक्सिस के वजह से हम लोगों को सीजन दिखते हैं क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन्स, द वेरिएशन टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मतलब देखो यहाँ पे रेन एज वेल एज स्नो, मतलब सॉलिड एज वेल एज लिक्विड प्रेसिपिटेशन, दोनों के बारे में हम बात करते ही है. रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट मतलब क्या बताओ मुझे कोई तो. हाँ, इसको हम क्या बुलाते हैं, इज अ नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मतलब जहां पे हो, जैसे मैं सिंपल बताता हूँ, डेजर्ट इज द हैबिटेट ऑफ कैमल. ओके, वाटर इज द हैबिटेट ऑफ फिश. एनी फिश, अब उसमें भी आएगा, किसी का हैबिटेट में सलाइन वाटर होगा, दैट इज मराइन वाटर होगा, किसी के हैबिटेट में फ्रेश वाटर होगा, दैट विल डिपेंड, बट इट इज एक्वेटिक हैबिटेट बुलाएंगे. हाँ, डेजर्ट बुलाएंगे, या एक्सट्रीमली कोल्ड हैबिटेट इज द हैबिटेट ऑफ पोलर बेयर. एंटार्क्टिका हम पोलर रीजन पे करते हैं, वो आपको पुणे मुंबई में नहीं दिखाई देगा, बट ऑब्वियसली ना. हाँ, मतलब पोलर बेयर यहाँ जिंदा ही नहीं रह सकेगा. On planet Earth, life exists not just in a few favorable habitats, but even in the extreme harsh conditions, such as scorching Rajasthan desert, like uh, like perpetually rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost, that is snow-laden polar regions, जैसे आपने मैंने polar bear के बारे में बताया, high mountain tops, boiling thermal springs, compost pit, even जहाँ पे आपने देखा ना मिथेनोजेंस भी होते हैं. हाँ, माइक्रोब्स में पढ़ा है हम लोगों ने, मिथेनोजेंस होते हैं. हाँ, तो ये देखो, इवन अवर इंटेस्टाइन इज यूनिक हैबिटेट. कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई बताएगा मुझे, हमारे इंटेस्टाइन में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कोई बताओ तो सही. हाँ, बताओ बताओ, मालूम है, और उनका हमारे लिए रोल क्या है ये भी बताओ. ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके लिए, पूछो क्यों होते हैं. Ecological niche of an organism represent the range of condition that it can tolerate, resources it can utilize and its functional role in the ecological system. अब देखो ना, ये निश बहुत बार लोग इसको नीचे, नीके, नाइके बुलाते हैं. आप निश बुलाओ या मतलब ये निश ही ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन. हाँ, बहुत बार लोग निशे करके भी बुलाते हैं, एक्सेप्टेबल है निशे. हाँ, बट
नीचे मत बुलाओ और नाइके नीके मत बुलाओ। हाँ, निश या निशे दोनों एक्सेप्टेबल है। हाँ, तो निश निश का मतलब होता है फंक्शनल रोल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं आपको पूछ लू व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट्स इन द इकोसिस्टम, आप इमीडिएटली बताओ दे ऑल आर प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर इज अ फंक्शनल रोल, तो उनका निश क्या बन गया? प्रोड्यूसर। चलो ये भी आपको डिफिकल्ट लगता है तो मैं और एक लाइक सिंपल एनालॉजी देकर बताता हूं। मैं आई एम अ टीचर, माय फंक्शनल रोल इज टू टीच बायोलॉजी। जैसे अभिजीत सर है, सुमंतो सर है, आशीष सर है, बल्लभ सर है, अपने ये सारे टीचर्स है, वो ऑल आर ऑल्सो टीचर्स। सो हम सब लोगों का निश है टीचर। पर अब उसमें और स्पेसिफिकली देखो, आई एम गोइंग टू टीच यू द बायोलॉजी, आशीष सर इज गोइंग टू टीच यू द केमिस्ट्री, अभिजीत सर इज गोइंग टू टीच यू द लाइक फिजिक्स, और अभिषेक सर विल टीच यू मैथमेटिक्स। सो हम लोगों के निश में भी और स्पेशलाइजेशन है। टीचर इज द वर्ल्ड लाइक वन निश, पर उसमें भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक विल बिकम द मोस्ट प्रिसाइज निश। आई बात समझ में? करेक्ट। Each species has distinct ecological niche and no two species are believed to occupy exactly same niche. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नो टू स्पीशीज आर बिलीव टू ऑक्यूपाई एग्जैक्टली सेम निश। कैसे होगा ना? प्रोड्यूसर सी कंज्यूमर्स बनेंगे या प्रोड्यूसर सी कार्निवोर बनेंगे, ये तो एग्जैक्टली सेम निश के ऐसे पॉसिबल नहीं ना। आइदर दे विल बी प्रोड्यूसर्स और दे विल बी द कंज्यूमर। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ पढ़ने के लिए आना जरूरी है। अगर आप ये ग्राफ अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो इस पे आने वाले क्वेश्चंस आप लोगों को डिफिकल्ट हो सकते हैं। देखते हैं व्हाट इट डिपिक्ट्स, फर्स्ट ये समझ लेते। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट बायोम्स। तो पहले ये देख लो कितने बायोम है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोगों को टोटल बायोम है, नंबर ऑफ बायोम्स इज इक्वल टू, इट इज 6। कौन कौन से? डेजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनीफर फॉरेस्ट, 4 ये हो गए, आर्टिक अल्पाइन टुंड्रा 5 एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज 6। तो टोटल 6 बायोम्स है। ये क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को। हाँ, तो 6 बायोम्स है। अब देखो वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है। एक्स एक्सिस पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर है। हम रेनफॉल या स्नोफॉल हम मेजर करते हैं बट ऑब्वियसली सेंटीमीटर में। आपने पढ़ा होगा कि इस साल पुणे में इतनी ऑफ बारिश हुई। पुणे में मिलीमीटर में होती है। आप मेघालय में जाओगे या आप मोहसिन राम में जाओगे तो वहां पे सेंटीमीटर में कंसिडर करना जरूरी है। तो अराउंड ईयर बहुत ज्यादा बारिश। एंड मीन एनुअल टेम्परेचर इन डिग्री से। पहले हम देखते हैं ये आपका पहला है आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा इट इज टूवर्ड्स द पोल साइड। तो आप देख लेना यहाँ पे एनुअल मिनिमम टेम्परेचर टू मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आता है? -10 to 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करो। और रेनफॉल, अब यहाँ पे रेन इन नॉट इन वोंट बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यहाँ पे मेनली रेन इन द फॉर्म ऑफ स्नो होगी। क्योंकि देखो ना, जीरो के नीचे वाला ही टेम्परेचर ज्यादा है ना। ये जीरो पकड़ लो, 1 और 2 डिग्री सेल्सियस पकड़ लो, तो ये होती है अराउंड समवेयर लाइक 0 to 110 120 सेंटीमीटर्स ऑफ द रेनफॉल इन अ कंप्लीट ईयर। दूसरा ग्राफ में ये निकाल इसलिए रहा हूं कि ताकि मुझे अगला भी दिखाना है ना आप लोगों को। ठीक है, हम दूसरा बायोम ले लेते, कोनीफेरस फॉरेस्ट। आप बोलोगे सर ये देखो इसके ऐसे शेप क्यों आड़े टेढ़े, ये नॉर्मल ग्राफ जैसे क्यों नहीं है? तो इसका बेसिक रीजन है ये देखो, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ये फैले हुए हैं। ये दोनों तरफ फैले हुए हैं। तो किसी रीजन में कैसे वेरिएशन आते उस हिसाब से ये ग्राफ बने। इसलिए दे आर नॉट अ वेरी लीनियर। हाँ, ऐसे बार ग्राफ पाए चार्ट जैसे क्यों नहीं है, ये ऐसे लाइक सम हैफेजेड शेप के क्यों है? क्योंकि वो दोनों तरफ है और दोनों तरफ एग्जैक्टली कॉपी नहीं है। हाँ, बट लाइक बायोम सिमिलर है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाता है समवेयर अराउंड 13-14, मिनिमम होता है 0-1 के अराउंड, और रेनफॉल है ये देखो 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर तक हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पे अराउंड 250 सेंटीमीटर तक।
इतनी रेनफॉल है। तो 50 to 250, अराउंड 250। अब देखो इसमें ना थोड़ा प्लस माइनस चलता है, इतना एग्जैक्टली वैल्यू पे नहीं हमें फोकस करना है, ये थोड़ा सा प्लस माइनस अलाउड है। तो 50 to 250 centimeters of rainfall around here, and the temperature is around somewhere near to 0 to the 14-15 डिग्री सेल्सियस। तो इस रेंज में आने वाला जो रीजन है उस बायोम को हम बुलाते हैं कोनिफेरस फॉरेस्ट। कोनिफर से याद आए, हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा हुआ है ये सारा कोनिफेरस फॉरेस्ट। अब देखो उनकी कैरेक्टरिस्टिक पता है। उसके बाद और एक हम देख लेते, मैं पहला वाला सब कुछ निकाल लेता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा क्लीन में दिखाएंगे। ये भी निकाल लेते हैं, कहाँ गए? अब देखो ये डेजर्ट। अब आप बोलोगे सर डेजर्ट है तो बहुत गर्म भी होने चाहिए, बहुत ज्यादा डेजर्ट है तो गर्म होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर समवेयर अराउंड 5 डिग्री, हाँ, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज समवेयर अराउंड 20-22 डिग्री सेल्सियस। एंड रेनफॉल देखो 0 to हार्डली 50 सेंटीमीटर, हार्डली मतलब रेनफॉल ना के बराबर है। रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे तो स्नो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे तो मेनली हम लोग बोल रहे कि लाइक रेनफॉल में है। आप पूछोगे सर हमने तो पढ़ा है जैसलमेर में 40 डिग्री 45 डिग्री भी चला जाता है, या कहीं से किसी डेजर्ट में तो 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है, और हमारा ग्राफ तो 20-22 डिग्री के ऊपर भी नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? डेजर्ट में टेम्परेचर की रेंज 5 डिग्री, मतलब ये तो ठंडा है। और ज्यादा से ज्यादा 22, ये हमारा लाइक पुणे मुंबई, मुंबई में नहीं पढ़ो, मुंबई में थोड़ा सा ह्यूमिड एनवायरमेंट होता है, पर लाइक ड्राई सिटीज है ना अपनी पुणे जैसे, तो वहां पे तो नॉर्मल टेम्परेचर 22 डिग्री, वेरी गुड टेम्परेचर। तो डेजर्ट में रहने के लिए बढ़िया होना चाहिए। ऐसा क्यों? और डेजर्ट में तो हम लोग रहते नहीं, पानी नहीं, इसलिए टेम्परेचर का भी रोल है। क्या टेम्परेचर का रोल है देखो। अब ये इतना 5 to 22 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस ही क्यों? क्योंकि देखो डेजर्ट की स्पेशलिटी है दिन भर में वो जितना गर्म होगा रात को उतना ठंडा होता है। और ये हम लोग क्या बोल रहे, मीन एनुअल टेम्परेचर, तो हमें पूरे दिन भर का भी और 365 दिनों का भी पकड़ना है ना, तो उसकी रेंज बनाते बनाते इतनी हो जाती। हाँ, आ गई बात समझ में? हाँ, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, इसलिए डेजर्ट यहाँ पे कितना है, अब उसमें रेनफॉल कम की। नेक्स्ट बायोम है यहाँ पे हमारे लिए, देखो दैट इज ग्रासलैंड। ये दिख रहे, हाँ, थोड़े से वार्मर क्लाइमेट में दिख रहे, जहाँ पे टेम्परेचर देखो आप लोग देख सकते हो 7-8 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 to 23 डिग्री सेल्सियस तक है। और प्रेसिपिटेशन भी देखो इनका अच्छा खासा प्रेसिपिटेशन, 50 to 250 तक का प्रेसिपिटेशन है ग्रासलैंड से। ओके, ये सब हो गए। हाँ, और एक बात, नहीं ये ग्रासलैंड नहीं था, सॉरी, दिस वाज अबाउट द टेम्परेट फॉरेस्ट। ग्रासलैंड ये है अपना, हाँ, ग्रासलैंड में ये है, सॉरी, वो टेम्परेट फॉरेस्ट का था, ये ग्रासलैंड का है। और ग्रासलैंड में देखो 0 डिग्री के अराउंड से लेके 25 डिग्री तक का टेम्परेचर रेंज है। एंड लाइक प्रेसिपिटेशन है लाइक 20-30 सेंटीमीटर से लेके आप पकड़ सकते हो अराउंड 100 सेंटीमीटर तक। और टेम्परेट फॉरेस्ट का है जो वो थोड़ा सा ज्यादा है, 7 to 8 डिग्री सेल्सियस से लेके 20-22 डिग्री सेल्सियस तक। एंड आप देख लो कि जो लाइक 50-60 सेंटीमीटर से लेके अराउंड 250 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल है। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द, मैं ना ये पहले इरेज ही कर देता हूँ, बाकी सब मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते वो है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एंड वाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप अगर इसका ग्राफ देखते हो तो कैसे दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये ऐसे, विच इज नियरली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ये ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वहां पे राउंड ईयर टेम्परेचर वेरिएशन ना के बराबर है। टेम्परेचर वेरिएशन देखो कितना है, 20 डिग्री to 24-25 डिग्री। मतलब आप कोई भी दूसरा बायोम पकड़ लो जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन राउंड ईयर कितना दिख रहा है, 10-12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिख रहा है। पर यहाँ पे देखो 2-4 डिग्री सेल्सियस का मतलब टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट।
टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है यहाँ पे। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां पे क्या होगा, बट ऑब्वियसली लाइफ फ्लरिश होगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ की रेनफॉल देखो कितनी है, 150 सेंटीमीटर टू 400 प्लस सेंटीमीटर। एबंडेंट रेनफॉल है, रेनफॉल की कोई कमी नहीं यहाँ पे। पानी है, बहुत पानी है तो लाइफ फ्लरिश करेगी। लाइफ फ्लरिश करने के लिए पानी और अच्छा टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, समझ लो। हाँ, इसमें डिफरेंस है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नियरली कांस्टेंट मतलब वेरिएशन ज्यादा नहीं है। अगर वेरिएशन नहीं तो वहां पे लाइफ क्या होगी, फ्लरिश हो जाएगी। आई बात समझ में? मैंने अच्छा खासा टाइम आप लोगों को ये समझाने के लिए दिया है, इवन दो वी आर लुकिंग इनटू द वन शॉट। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है, एक बार इस ग्राफ पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और अभी तो एनसीईआरटी ने मतलब एनटीए ने बोला है एप्लीकेशन बेस्ड और कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे कोर कंसेप्ट के बेसिस पे। तो अगर आपको अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो ये टॉपिक है जिसपे बढ़िया लाइक आपको एप्लीकेशन या कोर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते। अब देखेंगे हम ये अबायोटिक फैक्टर, 4 अबायोटिक फैक्टर्स है हमारे लिए। दैट इज फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। ये देखो, ये स्टेटमेंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जिसको हाईलाइट करके रख रहा हूँ आपके लिए, देखो सामने। टेम्परेचर इकोलॉजिकली इट इज द मोस्ट रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट, शायद आपको डबल कर दूं तो दिखता नहीं है ना, तो उसको थिक करके एक ही बार कर लेता हूँ। देखो, टेम्परेचर इकोलॉजिकली इट इज मोस्ट रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। रिलेवेंट, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन में आएगा, क्यों मैं बता रहा हूँ। हाँ, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन द पोलर एरिया टू द नियरली 50 डिग्री सेल्सियस इन द डेजर्ट इन समर। And there are unique habitats like thermal springs where temperature can exceed above 100 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है जहाँ पे, वहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती ही है। बराबर है ना? हाँ। अब देखो, एक ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपको बहुत बार पूछी भी जाती है। इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज टू डॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन कंट्रीज like Canada and Germany, while snow leopards are not found in Kerala forest and tuna fish are rarely caught beyond the tropical latitude in ocean। मैं इसलिए बाजू हटाऊं कि आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से दिखना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये एनसीईआरटी का जैसे का वैसा स्टेटमेंट हम लोगों ने आपको दिया हुआ। क्यों? क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले यहाँ पे, इसलिए। अब देखो, हाउ टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में एक चीज पढ़ी हुई है कि जहां पे हम लोग देखते हैं हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस में सारी प्रोसेसेस एंजाइम ड्रिवन है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दैट इज लाइक कोई भी बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो होगा कैसे? अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्ट हो गई, तो लाइक ऑर्गेनिज्म मे नॉट बी एबल टू सस्टेन। और विथ हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू टर्म्स, यूरिथर्मल ऑर्गेनिजम्स that thrive in a wide range of temperature, that is most of the birds and mammals। मतलब they can tolerate wider range of temperature, मतलब they have ability to maintain constant internal temperature। एंड सेकेंड टर्म आती है वहां पे, देखो मैं अलग कलर से उसको हाईलाइट करता हूँ। स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट आर restricted to the narrow range of temperature, amphibians, reptiles, penguin even it is a bird, और polar bear even it is a mammal। हाँ, तो लाइक ये होता है। एंड स्टीनोथर्मल्स आर मोर एबंडेंट देन द यूरिथर्मल। इसका रीजन आप लोगों को थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, क्यों हम लोग ऐसे बोलते हैं कि स्टीनोथर्मल्स ज्यादा है यूरिथर्मल से। हाँ, बिकॉज क्या रीजन है थोड़ी देर बाद हम लोग देख लेंगे। सेकेंड अबायोटिक कैरेक्टर इज वाटर। अब वाटर में देखो, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनिज्म, लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऊपर देखो, इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, और पे बहुत ज्यादा पानी है। हाँ, बट मेजोरिटी ऑफ वाटर इज इन द लाइक ओशंस, और ओशन में सैलिनिटी ज्यादा होती है, सॉल्ट ज्यादा होते हैं। लाइक वी कैन नॉट, और द मेनी ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट
लीव विद द हाइपर सलाइन लगून और द मोर सलाइन वाटर। हाँ, मैं आपको हर रोज पीने के लिए नमक वाला पानी दे दूं, 2 चम्मच नमक डाल के एक बॉटल में, वो पानी आप रोज नहीं पी पाओगे, वो आपको रिकमेंडेड भी नहीं। देखो, तो सॉल्ट कॉन्सेंट, तो इसमें देखो केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच दैट अफेक्ट्स the quality of water is more important than the quantity. Salt concentration, which is measured in the parts per thousand, it is less than 5 in inland water, जिसको हम बहुत बार फ्रेश वाटर या लाइक पोर्टेबल वाटर बुलाते हैं, 30 to 35 in sea, and it is more than 100% नहीं है ये, एक्चुअली परसेंट नहीं चाहिए यहाँ पे, 100 ppt पार्ट पर 1000 देन द इन द हाइपर सलाइन लगून। जैसे हमने यूरी थर्मल देखे, वैसे यूरी हैलाइन एंड सिनोहलाइन ऑर्गेनिजम्स होते। यूरी हैलाइन और ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी सच एज साल्मन फिश है। साल्मन फिश इज वेरी यूनिक एग्जांपल, हम लोग आगे जाके देखेंगे इसके बारे में। एंड सिनोहलाइन ऑर्गेनिज्म दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू द नैरो रेंज, शार्क जैसे एनिमल्स होते। इसीलिए देखो, अगर आपने ओशन वाले कुछ फिश लाकर रिवर में छोड़ दिए तो दे मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि सैलिनिटी डिफरेंस ज्यादा होता है। नेक्स्ट है लाइट। देखो, ये आप लोग आगे भी देखो, लाइट इज अ विजिबल पार्ट इज लाइक दैट इज 390 to 750, जिसको हम रफली ऐसे एब्रीवेट करते हैं ना, 400 to 800 नैनोमीटर। हाँ, इसको हम ऐसे रफली करते हैं। Photosynthetically active radiation, that is PAR, has the 400 to 700 nanometer. Many species of small plants, herbs growing in a forest are adapted to photosynthesis optimally under very low light. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वहां पे लाइक लार्ज ट्रीज की जो कैनोपीज होती है, वो लाइक उसके नीचे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, और जैसे ये छोटे छोटे प्लांट्स उसके नीचे ग्रो करेंगे तो उनको इनफ लाइट अवेलेबल नहीं होगी। हाँ, देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन अ लैंड इज क्लोजली लिंक्ड टू द टेम्परेचर सिंस द सन इज द source for both, but deep sea or the deep greater than 500 meters ocean, the environment is perpetually dark and inhabitants are not aware of the existence of sun. वहां पे कौन एनर्जी प्रोवाइड करेगा? वहां पे बेसिकली केमिकल एनर्जी प्रोवाइड होती है। देखो, ये जो हाईलाइट करके दिया है मैंने, वो देखो, ब्लू ग्रीन लाइट पेनिट्रेट्स डीपेस्ट इन द कोस्टल वाटर एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स ऑफ रेड algae absorb mostly green wavelength. रेड algae extends to the greater depth. हाँ, तो ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपके पास, अगर वो इसका पार्ट है ना, अगर ओपी का ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का जो डिलीटेड पार्ट है अगर आपके पास है, तो वहां पे ये क्वेश्चन है, विच विल बी द डीपेस्ट, दैट इज रेड algae। यहाँ पे मैंने इसलिए उसका आंसर भी दे दिया, रेड algae विल बी द डीपेस्ट। ब्राउन algae आर मोर abundant इन द इंटरमीडिएट डेप्थ, बट ऑब्वियसली ना कि ब्राउन algae के लिए जो वेवलेंथ अवेलेबल है उस हिसाब से। Soil is the fourth abiotic factor. The nature and properties of soil in a different places vary, but obviously दुनिया में सब जगह पे सेम टाइप ऑफ सॉइल नहीं होती। इसका बेसिक रीजन है कि वेदरिंग ऑफ रॉक कैसा होता है और उसको एट व्हाट प्रोसेसेस, वहां पे उसका पीएच क्या है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कौन से है, इस पे डिपेंड करता है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल लाइक सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन, soil composition, grain size and aggregation determine the percolation। percolation का मतलब समझ लो, आपसे ऊपर से पानी डाला तो नीचे कितनी क्विकली आता है। अगर आप बड़े ग्रेवल्स लेते हो और उसके ऊपर पानी डालते हो तो उसका परकोलेशन बहुत ज्यादा होगा, वाटर होल्डिंग का। वही आप क्ले लेते हो, गार्डन क्ले या आपकी पॉट क्ले, उस पर डालते हो तो धीरे धीरे आता है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। like these characteristics along with the pH, mineral composition and topography determine the large extent the vegetation in any area. This is very important। देखो, और आप देखते हो कि डेजर्ट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, वाटर अवेलेबल ही कम है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है, तो वहां पे आप लोगों को प्लांट्स, कैक्टस लाइक प्लांट्स दिखाई देते हैं। और आप वही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में चले जाओ, या जहाँ पे इनफ वाटर अवेलेबल है और ब्लैक सॉइल है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है
और वहां पे बड़े बड़े ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए आप लोगों को दिखाई देते हैं। अब देखो यहाँ पे ना, द benthic animals are also known as benthons and are creatures that live on or in the bottom of water body. This could be the ocean floor or the lake bed or even the bottom of river that can thrive there. मतलब देखो कोई भी एक वाटर बॉडी है ऐसी, सपोज ये वाटर बॉडी और उसकी ये डेप्थ, इस डेप्थ में जो सॉइल है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स अटैच करके रहते हैं उनको हम बुलाते हैं बेंथिक एनिमल्स। वो अटैच टू द सबस्ट्रेटम होते हैं, उनको हम बेंथिक एनिमल्स। तो इनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना सॉइल का नेचर। अगर सॉइल ने उनको होल्ड करने के लिए जगह ही नहीं दी तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। दे आर नॉट मोटाइल, खुद के खुद कहीं भाग कर नहीं जा सकते। रिस्पॉन्सेस टू द अबायोटिक फैक्टर्स, कि अब इतने सारे पैरामीटर्स है, इतने अबायोटिक फैक्टर्स है, तो ऑर्गेनिज्म हाउ डू दे रिस्पॉन्ड। तो वहां पे तीन टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस की बात करेंगे। एक रेगुलेटर, ये देखो ये रेगुलेटर्स है, कन्फर्मर्स है एंड पार्शियल रेगुलेटर। हाँ, तो देखो देर आर थ्री डिफरेंट रिस्पॉन्सेस रेगुलेटर्स। सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय होम्योस्टेसिस? हाँ, अगर नहीं मालूम तो समझ लो, इट इज मेंटेनेंस ऑफ constant internal environment of body, एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब देखो इमीडिएटली टेम्परेचर बदला तो बॉडी टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, लाइक सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बदला तो सॉल्ट बॉडी का सॉल्ट कंपोजिशन बदलना नहीं चाहिए। इनको हम बुलाते हैं रेगुलेटर्स बिकॉज दे हैव इनहेरेंट एबिलिटी टू रेगुलेट और टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, which means ensures the constant body temperature, constant osmotic concentration. All birds and mammals and very few, देखो ये बहुत important statement है, all birds and mammals and very few lower vertebrates, they have ability to regulate the body. हाँ, they have this, हाँ, उनके पास ये ability होती है। The evolutionary biologists believe that success of mammal is largely due to their ability to maintain the, अब देखो ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वैसे ही मैंने दी है क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी नहीं है। Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to the ability to maintain the constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or even in the like Sahara। मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड पे हो या एक्सट्रीमली हॉट रीजन में हो, वो सरवाइव कर पाते हैं। इसीलिए मैमल्स सबसे ज्यादा अर्थ पे फैले हुए। एक्वेटिक मतलब सॉल्ट वाटर में भी दिखाई देंगे, डेजर्ट में भी दिखाई देंगे, एक्सट्रीमली कोल्ड पोलर रीजन्स में भी दिखाई देंगे। That this whole ability is due to their ability or the like ability to regulate everything. Hmm. We maintain our constant body temperature at 37 degrees Celsius. Plants do not have mechanism to maintain the internal temperature. प्लांट के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं, इसीलिए देखो पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर प्लांट ही दिखाई देते एक ही टाइम में। मतलब एप्पल के ट्री आप लोगों को दिखाई देगा हिमालय में, वहीं पे या कोल्ड रीजन में ही एप्पल बनता है। आपको पुणे, मुंबई, बेंगलोर, नासिक, नागपुर में लाइक एप्पल नहीं दिखाएगा। संतरा, ऑरेंजेस आप लोगों को नागपुर में दिखाई देंगे, वो आप कश्मीर में जाकर आप उसको उगाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं ग्रो कर पाएंगे। Then conformers, this is about 99% of animals and nearly all plants cannot maintain constant environment. तो देखो nearly 99% of the animals and nearly all plants, 99% मतलब आप देख लो ऑलमोस्ट सारे ही हो गए ना, हार्डली 1% थोड़े से छोटे से एनिमल्स है जो रेगुलेटर्स है। The body temperature change with the ambient temperature. In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluid change with that of the ambient water concentration. ये एनसीईआरटी की लाइन ही है, इसलिए वापस मैंने इसको दी है। एंड ये क्यों है, तो देखो आप लोगों को लाइक ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ भी है और हम लोगों को इस पे एक सोचना भी जरूरी है कि why majority of them are conformers, why majority of them are not regulators। देखो रेगुलेटर होना ज्यादा अच्छा है ना,
बट कन्फर्मर बहुत ज्यादा मतलब 99% है। ऐसा क्यों, नेचर ने ऐसा क्यों किया? मेजोरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेगुलेटर क्यों नहीं बनाया, और इवोल्यूशन में ये बने क्यों नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, बीइंग रेगुलेटर इट इज एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। एनर्जी, इसके लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी के लिए उतना फूड भी तो चाहिए। अगर जो नहीं है तो लाइक बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स these living organism prefer to be confirmer than the regulator। वो बोलते हैं हमें रेगुलेटर बनना नहीं है, एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव है, हम इतनी एनर्जी स्पेंड कर नहीं सकते, क्योंकि हमें उतनी एनर्जी मिलती भी नहीं है। अगर मिलती नहीं है तो स्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो वो बोलते हैं कि नेचर ने बोला तुम लोग कन्फर्म मत करो, अब तुम लोग रेगुलेटर मत बनो। Why conformers had not evolved to be a regulator? This is because the thermoregulation is energetically expensive for many organisms, particularly small animals like shrews and hummingbirds। देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम लोगों को मेंशन किए, देखते, हीट लॉस एंड हीट गेन is a function of surface area to volume ratio. Since small animals have large surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. So they have to spend much energy to generate the body heat. इसलिए वो कन्फर्मर ही बने। उन्होंने सोचा कि जाने दो, हमें बनना ही नहीं है रेगुलेटर, ये इवोल्यूशन में ये प्रेफरेबल नहीं है तो नहीं बनना। Some species have evolved ability to regulate, but only over a limited period, a limited range of environmental conditions, beyond which simply they become conformer. These are called as partial or limited regulators। देखो ये आपके इस ग्राफ में दिया है, पार्शियल और लिमिटेड रेगुलेटर्स है। एक बार एक रेंज पे वो लाइक कन्फर्मर है, एक के बाद वो रेगुलेटर या इनिशियली रेगुलेटर है, बाद में वो कन्फर्मर है, ऐसे। उसके बाद और एक मैकेनिज्म आता है जहां पे वो एडेप्टेशन का मैकेनिज्म है, दैट इज माइग्रेशन। दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग। द ऑर्गेनिजम्स कैन मूव अवे टेम्पररीली, नॉट परमानेंटली, फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू द मोर हॉस्पिटेबल और मोर लाइक सूदिंग एनवायरमेंट एंड रिटर्न व्हेन द स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लेमिंगो। वहां पे भी दिया है आप लोगों को, कोलोराडो नेशनल पार्क इन भरतपुर, जो साइबेरियन क्रेंचिस क्रॉन्चिस के बारे में हम बात करते हैं, बट यहाँ पे ना फ्लेमिंगोस की बात करते हैं। जैसे साइबेरिया के पार्ट में जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, तो वहां से उठकर वो इंडिया आ जाते हैं। कोलोराडो नेशनल पार्क है अपना, मुंबई का बोरीवली नेशनल पार्क है, पुणे के नजदीक बिगबर्ड है, वहां पर आते हैं और वो उतर जाते हैं। उस वक्त यहाँ पे लाइक ठंड मौसम होता है अपने लिए, उनके लिए वो बहुत अच्छा है। अब जब यहाँ पे सीजन चेंज हो रहा है, मतलब जनरली सितंबर टू फेब्रुआरी, इस सितंबर अक्टूबर टू फेब्रुआरी आप पकड़ लो, अपना विंटर सीजन में आ जाते हैं। यहाँ पे रहते हैं, एग्स ले करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बाद जब हमारे यहाँ पे समर शुरू हो रहा है, तो ये टॉलरेट नहीं कर पाते, तो यहाँ से उठते हैं और वापस वो साइबेरिया चले जाते। अब साइबेरिया में भी विंटर है, पर वहां पे भी समर है, तो वहां का समर हमारे विंटर इतना सूनी है, तो उनके लिए वहां पे जाते, एग्स ले करते, तब रिप्रोड्यूस करते वहां पे, वापस वहां पे ठंड पड़ने लगी तो यहाँ आ गए, यहाँ पे गर्मी होने लगी तो वहां से। तो दिस इज माइग्रेशन दैट इज प्रेफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाय द बर्ड्स। उसके बाद आता है सस्पेंशन। यहाँ पे देखो, एक सस्पेंशन या सस्पेंड, दे सस्पेंड देयर लाइफ, life processes, not life entirely, life processes. In bacteria, fungi, and lower plants, various kinds of thick-walled spores are found which help them to survive unfavorable conditions. These germinate on availability of suitable environment. In higher plants, seeds and other vegetative reproductive structures serve the same purpose। देखो सीड्स होते हैं, सीड आप देखो, लाइक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपने ये पढ़ा भी है कि देर आर लाइक सर्टन सीड्स were found which are viable even after thousands of years। वहां पे तो आपको दिया भी है। तो ये सीड्स क्या होते हैं, उनमें लाइफ होती है, बट उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो उन्होंने सस्पेंड करके रखी होती है। जैसी फेवरेबल कंडीशन है वो वापस उससे पेड़ बनना, लाइक या लाइफ बनना शुरू हो जाता है। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट might avoid the stressful condition by
escaping. For example, bear escapes in time during the winter by process called as hibernation. Polar bears ये दिखाते हैं hibernation. आप देखो पोलर बेयर के पास ऐसे एबिलिटी नहीं है ना कि वो उड़कर चले. आपने देखा है पोलर बेयर 9-10 फुट का ऐसे लाइक 200-300 किलो का बहुत बड़ा भी होता है, शायद मालूम नहीं मुझे इतना, पर बहुत बड़ा होता है. उसका वेट नहीं मालूम मुझे, पर वो अंटार्कटिक वहां से आप इमेजिन करो पोलर बेयर उड़कर आ रहे हैं, दिखने में कितना डेंजर दिखेगा. हाँ, और वो ऐसा कर नहीं सकते तो वो क्या कर लेते हैं देखो, लाइक दे हाइबरनेट. पूरा विंटर पीरियड हाइबरनेट करना मतलब क्या, चुपचाप जाकर सो जाओ. तो आप बोले सर हम लोग भी हर रोज हाइबरनेट करते, पर मम्मी आकर उठाती है, अदरवाइज हम ना उठे. ऐसे हम लोगों में एबिलिटी नहीं है. ये हम पोलर बेयर की बात करें, हम लोग पोलर बेयर नहीं है. हाँ, इतने फैट भी नहीं है हम पोलर बेयर में, बराबर है. तो हाइबरनेट करते हैं. हमने ये फ्रॉग में भी देखा था, लाइक फ्रॉग ऑल्सो शोज द हाइबरनेशन. तो उनमें क्या हो जाता है देखो, एज दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस स्ट्रेसफुल. तो आप वी जस्ट कांट इमेजिन द लाइक कोल्ड और द विंटर ऑफ पोलर एरिया. मतलब वहां पे जो विंटर होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब लाइक सब जीरो, बहुत लाइक कोल्ड कंडीशन होते हैं, सब जीरो टेम्परेचर होता है, -10 -20 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है. तो ऐसे में तो वो उड़कर तो कहीं नहीं जा पा रहे, भागकर भी नहीं जा पा रहे, तो वो क्या कर लेते, किसी ऐसी जगह पे जाकर सो जाते महीना 1.5 महीना, जहां तक थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल ना. Or whereas snails and fishes escape in time by estivation over the summer season. जहाँ पे बहुत गर्मी है वहां पे some snails and fishes they show the estivation. ये estivation है, वो hibernation था, ये estivation है. Frog shows both hibernation as well as estivation. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter the diapause, that is the suspended development. Diapause मतलब जब अगर लाइक जू प्लैंक्टन्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो वाटर में थे, अगर पानी इमीडिएटली और इजीली अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कर लेते हैं, वो डायापॉज की कंडीशन में सारी लाइफ प्रोसेसेस बन जाते हैं, वो उनकी खुद की लाइफ बचाने के प्रोसेस में लग जाते हैं, रादर देन द लाइक मैं क्या बोलता हूँ कि रादर देन मेटाबॉलिक प्रोसेस करो यहाँ से वहां जाओ, उनको तो पॉसिबल भी नहीं है. तो वो क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं उनकी लाइफ प्रोसेसेस एंड दे फॉर्म द, और दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डायापॉज. बहुत जरूरी था ये. हाँ, ये समझ लो, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डायापॉज होता है मतलब क्या होता है. हाँ, ये टर्म याद रख लो, डायापॉज. इट इज शोन बाय द जू प्लैंक्टन दिखाते हैं डायापॉज. हाँ, आई बात समझ में, यहाँ तक सबको क्लियर है. नाउ देर आर सर्टन एडेप्टेशंस which are very important for the survival of particular organism in a given stressful condition. Considering the various alternatives available to organisms for coping with extreme in their environment, some are also able to respond to the certain physiological adjustment while others do so behaviorally. देखो, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे कर लेते, फिजियोलॉजिकल कर लेते. अब देखो इस पे नीट 2021 में इस एडेप्टेशन पे मैच द पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ चुका है. हाँ, इसलिए पार्ट इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने मेजर फोकस कहाँ पे रखा है, द पार्ट विच नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी. पॉपुलेशन वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में है. जब हम पूरा चैप्टर करेंगे तो पॉपुलेशन पे हम एम्फेसिस करेंगे. मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे वो इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे नहीं है, वहां पे भी इम्पोर्टेंट है, पर ये पार्ट में एक लेक्चर में क्यों आपसे कंप्लीट रिवाइज करवा कर ले रहा हूँ. द पार्ट विच इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी इज मोर क्रूशल, क्योंकि उसकी रिवीजन शायद आपने की नहीं होगी और उस पर एक क्वेश्चन आ गया तो आप लोग फंस जाओगे. मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि नीट 2021 में इस पे क्वेश्चन आ चुका था. उस वक्त भी सिलेबस में था, हालांकि ऐसे नहीं बोल रहा कि उस वक्त भी सिलेबस से हटाया था, पर इस पे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं. तो देखो ये क्या है, सम ऑफ देम आर रिस्पॉन्ड टू द सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स व्हाइल अदर्स डू सो बिहेवियरली. फॉर एग्जांपल, माइग्रेटिंग टेम्पररीली टू द लेस स्ट्रेसफुल हैबिtat, दिस इज बिहेवियरल. Huh? These responses are also actually their adaptations. Thus, adaptation is an attribute of organism. It may be morphological, physiological, or behavior.
सो एडेप्टेशन कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक मॉर्फोलॉजिकल, जैसे एक देखेंगे हम, जैसे आगे जाएंगे वैसे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे इसको। कुछ देर आर सर्टन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, देर आर सर्टन फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड देर आर सर्टन बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस में हमने माइग्रेशन देखा, हाँ, या हाइबरनेशन भी बिहेवियरल चेंज है, हाँ, हाइबरनेशन भी आप बिहेवियरल चेंजेस में कर सकते हो। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are now genetically fixed. कुछ मॉर्फोलॉजिकल है, कुछ फिजियोलॉजिकल है, वो जेनेटिकली फिक्स हो चुके हैं। अब ये ऐसे ही रहेगा, इसमें हम चेंजेस करने वाले नहीं है, ऐसे वो फिक्स हो चुके हैं। तो लाइक, और उसके लिए कुछ हमारी जीन्स, हमारी मतलब हर वक्त हमारी मतलब हमारी नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। those genes are responsible for the causing certain type of variations or the like adaptations, I would say. Hmm? In the absence of an external source of water, kangaroo rat in North American desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation, in which water is byproduct. It also has the ability to concentrate its urine so that मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांगारू रैट नाम का एक रैट होता है। हाँ, कांगारू रैट नाम का नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है। हाँ, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। और इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। देखो, इट कैन सर्वाइव विदाउट प्रैक्टिकली ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर पानी नहीं है, देखो बाकी सारे एनिमल्स में, बेसिकली मैमल है ये, मैमल्स में अगर पानी नहीं मिला, हाँ, तो लाइक उनकी सर्वाइबिलिटी बहुत अफेक्ट हो सकती है। बट कांगारू रैट में ये स्पेशल एबिलिटी है, इट कैन सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कंज्यूमिंग वाटर और विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। प्रैक्टिकली उसको पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ती बहुत दिनों तक भी। तो ये क्या कर लेता है, लाइक इट प्रेफर्स द नटी फूड। नटी नट्स है, जैसे हेजलनट, ग्राउंड नट, कैशू नट, आलमंड नट, ऐसे नटी फूड जिसमें फैट ज्यादा होता है। तो ये इस टाइप का फूड, मतलब मैं नट का एग्जांपल दे रहा था, इसके फूड का नहीं, नटी फूड प्रेफर करता है उसमें जिसमें फैट है। और उसमें फैट के मेटाबॉलिज्म में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाय प्रोडक्ट इज वाटर। फैट के जहां जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, जहां पे फैट का सब कुछ प्रोसेस होती है ना, वहां पे ऑक्सीडेशन के बाद वाटर है, उस वाटर को, मेटाबॉलिक वाटर को ही कैन रिसाइकल और यू कैन यूटिलाइज फॉर इट्स वाटर रिक्वायरमेंट। बहुत अमेजिंग है। नाउ दिस इज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। कांगारू रैट में ये जो है, दैट इज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। उसने उसकी फिजियोलॉजी ही चेंज कर दी ना, in order to cope up with the extreme environmental conditions, that is not available water is not available। तो उसने क्या कर लिया, उसने उसकी फिजियोलॉजी चेंज कर ली। उसने बोला मुझे पानी पीने के लिए नहीं चाहिए, नहीं है, ठीक है, मैं जो खाना खाऊंगा, हाँ, उस खाने में जो फैट्स होंगे उसको ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीडेशन किया तो अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट वाटर निकल कर आएगा। उसी वाटर को मैं रिसाइकल करके रीयूटिलाइज करूंगा एंड माय वाटर रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। तो पानी बाहर से नहीं मिला तभी तो। और एक उसने किया देखो फिजियोलॉजी में, लाइक इट हैज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन सो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज फॉर द एक्सक्रीशन। पानी कम, एक्सक्रीशन में हम पानी लूज कर देते हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं ना, तो वाटर लाइक लूज हो जाता है। तो इनके केस में पानी अवेलेबल है ही नहीं, तो मैक्सिमम वाटर कॉन्सेंट्रेट कर लो, हाँ, मैक्सिमम वाटर रीएब्सॉर्ब कर लो, यूरिन को मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट कर दो, वाटर को एब्सॉर्ब कर लो, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करके लाइक बेर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ यूरिन पास ऑन कर दो। तो यूरिन के साथ जो पानी चला जाता है उसका अमाउंट कंसिडरेबली उसने कम कर दिया। दिस इज अगेन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। कांगारू रैट जो दिखाता है दैट एवरीथिंग इज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में आएगा। आई बात समझ में यहां तक? यहां पे देखते चलो, मेनी डेजर्ट प्लांट्स हैव अ क्यूटिकल ऑन देयर लीफ, थिक क्यूटिकल होती है वो लीफ सरफेस एंड हैव देयर स्टोमाटा अरेंज्ड इन अ डीप पिट्स, दैट इज sunken स्टोमाटा, टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसमिशन। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल एंड sunken स्टोमाटा, अब ये कौन से टाइप का एडेप्टेशन बन जाएगा? बट ऑब्वियसली ये दोनों भी मॉर्फोलॉजिकल आएगा ना।
दिस इज मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। उन्होंने उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज करी, लाइक स्टेम के ऊपर, और जहां पे पॉसिबल है वहां पे उन्होंने क्या कर लिया, थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल की वजह से ट्रांसपीरेशन का स्पीड कम हो जाएगा। एंड स्टोमाटा डीप पिट में, संकन स्टोमाटा बुलाते, आपने शायद प्रैक्टिकल में भी किया होगा स्टोमाटा का ऑब्जर्वेशन, तो वहां पे उसने डीप पिट में रखी, संकन स्टोमाटा रखी, ताकि वाटर लॉस नहीं होता। देखो मॉर्फोलॉजिकल है। They also have a special photosynthetic pathway that is called as CAM pathway. Now this CAM pathway is physiological adaptation. ये physiological है। ये क्या बन जाएगा? That enables their stomata to remain closed during the daytime. Some desert plants like Opuntia have their leaves modified into the spine, sorry, not spawn, leaves modified into the spine, and this is nothing but the morphological adaptation. शायद ही आपको किसी ने ये बताया होगा कि हर एक का एडेप्टेशन कौन कौन सा है। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो ये कहीं पे तो नोट डाउन करके रखो, कौन सा मॉर्फोलॉजिकल है, कौन सा फिजियोलॉजिकल है, कौन सा बिहेवियरल है, कौन सा एडेप्टेशन है, क्या किस टाइप का एडेप्टेशन वो है, वो कहीं पे तो नोट डाउन करके रखो। इस पे क्वेश्चन आया ना तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा और आपको फंसने के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फंसने के चांसेस। आई बात समझ में यहाँ पे? हाँ, क्लियर है। और एक अपने पास एनसीईआरटी में एग्जांपल है डेजर्ट लिजर्ड का, दैट इज बिहेवियरल एडेप्टेशन का। हाँ, अगर बहुत धूप है, मतलब बहुत गर्मी है और उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाँ, तो वो क्या कर लेती है, किसी शेड में जाकर छुप जाती है डेजर्ट लिजर्ड। हाँ, दैट इज बिहेवियर। और वो शेड में बहुत टाइम तक है, उसको ठंड लगने लगी या लाइक बॉडी टेम्परेचर कम हो गया, तो वो सन में आके सनबाथ करती है, सनबाथ लेती है। देखो डेजर्ट लिजर्ड है, हमें गोवा जाना पड़ता है, हाँ, वो अपना आते जाते करती रहती है, उसका बिहेवियरल एडेप्टेशन है। हाँ, ये सब कुछ करना। देखो ये 3-4 रूल है, उसमें से एक ही रूल हम लोगों को एनसीईआरटी में दिया है। मैं ये नोट्स में लिखवा कर देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को दे दिए। एलन्स रूल करके आता है, mammals from the colder climate generally have shorter ears and limbs to minimize their heat loss। ये एक एलन ने बताया था। मतलब डेजर्ट एनिमल में, सॉरी, लाइक डेजर्ट एनिमल में या लाइक वार्म क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स के ईयर्स एंड लिम्स लंबे होते। बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, दो एनिमल्स है, एलिफेंट एंड लाइक पोलर बियर। अब एलिफेंट एंड पोलर बियर दोनों साइज में बड़े, अच्छे खासे बड़े, पर एलिफेंट की ये देखो कितने बड़े होते, बिकॉज इट इज इन द वार्मर क्लाइमेट। क्लाइमेट ही बहुत गर्म है ना उसका, तो लाइक इट कैन अफोर्ड टू लूज द हीट, उसको रादर हीट लूज करनी है। और उसकी लाइक टेल भी देखो, हाँ, एक्सट्रीमिटीज, ईयर्स एंड लिम्स, हाँ, जिसमें ना हम लोग लाइक लाइक फोर लिम, हिंड लिम भी कंसीडर करते हैं, या उसकी टेल भी कंसीडर करते हैं, एलिफेंट की टेल। और उतना ही पोलर बेयर है, 9 से 12 फीट का भी होता है, और उसके ईयर्स देखो इतनी छोटी छोटी से है, उसकी टेल देखो इतनी सी है, और उसके बेसिक बॉडी के हिसाब से देखो उसके लिम्स देखो छोटे हैं। हाँ, दिस इज काइंड ऑफ evolutionary change that has happened in these animals in order to survive in a given set of climatic conditions। यहाँ में दिया ये ऐसे रेंज लॉ, बर्गमन लॉ, जॉर्डन लॉ, ऐसे करके और 2-3 लॉज है। द बर्ड्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट possess narrow and acuminate wings of as compared to the broader wings of the birds found in the warmer areas। देखो पेंगुइन के विंग्स देखो, और वही आप ईगल के विंग्स देखो, आप लोगों को ये पता है। बर्मन्स रूल बोलता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स दैट इज बर्ड्स एंड मैमल्स हैव लार्ज बॉडी साइज इन अ कोल्ड क्लाइमेट दैट इन अ हॉटर एरिया। देखो रैट है, हाँ, या पेंगुइन है, पेंगुइन भी कोल्डर क्लाइमेट में है तो लाइक उसका साइज ज्यादा बड़ा है। हाँ, पोलर बेयर है, उसका साइज बड़ा है। एंड फिशेस इन एरियाज ऑफ लो टेम्परेचर टेंड टू हैव मोर वर्टिब्री, दस लार्जर साइज देन दोज इन द वार्मर वाटर। ये जॉर्डन का रूल। ये 2-4 एक्स्ट्रा के रूल्स थे, ये आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। देखो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को दी हुई है, ये देखते हैं क्विकली। The polar seas, aquatic mammals like seal have a thick layer of blubber, फैट होता है जिसको ब्लबर बुलाते हैं, एडिपोज टिश्यू का बनता है बिलो देयर स्किन दैट एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी हीट। ये भी एक एडेप्टेशन है,
दिस इज नथिंग बट द मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन बन जाएगा। Some organisms possess adaptation that are physiological which allow them to respond quickly to the stressful conditions. If someone goes from the high altitude, that is somewhere around like Himalaya में जाते हैं, तो altitude sickness होता है which has symptoms like nausea, fatigue, heart palpitation. ऐसे palpitation irregular beating of heart. Palpitation का मतलब होता है लाइक सडनली हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, दैट इज लाइक इरेगुलर। दिस इज बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। जैसे हम लोग लाइक अल्टीट्यूड बढ़ जाता है वैसे एयर डेंसिटी कम हो जाती है, जैसे एयर डेंसिटी कम होगी तो अवेलेबल ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। बट ऑब्वियसली ना, does not get enough oxygen, but gradually he or she gets acclimatized and stop experiencing altitude sickness over the period of time. After some time, this altitude sickness may not be experienced. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जितना ज्यादा टाइम वहां पे ऐसे जगह पे बिताओगे वैसे ही वहां पे क्या होता जाएगा, आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। और जैसे आपकी बॉडी यूज पे उस एनवायरमेंट को यूज टू हो जाएगी ना, वैसे हम लोग क्या करेंगे वहां पे ज्यादा से ज्यादा वहां की कंडीशंस के साथ अक्लेमेटाइज हो जाएंगे। और उसी अक्लेमेटाइजेशन के साथ हम लोगों को वो क्या जाएगा कि जो हमारे लाइक अल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स है ना, वो धीरे 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 क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। एंड लाइक यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो वहां पे बॉडी कंपनसेट्स लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये आप देखो ये स्टेटमेंट है ना, आप लोगों को डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। जितना आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, अगर वो ऑक्सीजन जो कम है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा बाइंड करके रखा तो टिश्यू को मिलेगा नहीं। अगर टिश्यू को नहीं मिला तो हमारा लाइक बहुत सारे लाइक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एज यू मूव टू द हायर अल्टीट्यूड ऑब्वियसली बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ द ऑक्सीजन इवेंचुअली डिक्रीजेस। तो जितना ऑक्सीजन आपको मिला ही कम है ऑलरेडी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही कम है, जितना मिला है ना उसको आप ट्राई करते हो कि लाइक जल्द से जल्दी आप टिश्यूज को पहुंचा दो। जितना जल्दी टिश्यूज को मिल जाएगा ना उतना आपको आने वाली अगली दिक्कतें जो है वो कम होती जाएगी। In most of the metabolic reactions, hence all the physiological functions proceed optimally in a narrow range of temperature, that is 37. But there are microbes like archaebacteria that flourish in a hot spring and deep sea hydrothermal vent where the temperature is far exceed than 100 degrees. This is possible because of their cell membrane possesses branched in lipids which decreases membrane fluidity. Their cell wall is also resistant to the heart condition. और एक उसमें होता है उनके डीएनए में G+C कंटेंट ज्यादा होता है। G+C कंटेंट है तो उसका मेल्टिंग स्लो होगा। मेनी फिशेस थ्राइव इन अंटार्कटिका वाटर्स वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो। देयर बॉडी फ्लूइड कंटेन्स एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम एंटी फ्रीज प्रोटीन बुलाते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच देयर बॉडी फ्लूइड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्रीजिंग। वहां पे वो एक्स्ट्रा के होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका यहाँ पे वो इस्तेमाल होता है। नेचर में ऐसे यूटिलाइज किया जाता है। एंड और ये देखो इतना ही पार्ट आज हम देखने वाले हैं क्योंकि दिस पार्ट इज देयर नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी। ये नहीं है, उसी को हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इतना पार्ट हम लोग देखेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। ये देखेंगे पहले यहाँ पे आपके जो एनसीईआरटी में नहीं है वो सब कुछ कवर हो रहा है। इसका एक छोटा सा दूसरा वीडियो में लेकर आऊंगा जहां पे हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। और पॉपुलेशन से भी इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम्पल, जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल दिए ना उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, वो एक छोटा सा वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आपको जो कंफ्यूजन होता है ना कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मतलब कौन सा प्रेडेशन का है, कौन सा कमेंसालिज्म का है, कौन सा कॉम्पिटिशन का है, वो आपको इजी हो जाए। उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आता हूँ, डोंट वरी। ये पार्ट है जो आपके एनसीईआरटी के टेक्निक में नहीं है। यहाँ तक हम सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, जितना ये कंप्लीट हो जाएगा ना
कि मतलब आपके एनसीईआरटी में जो नहीं है, आप कहीं से तो पीडीएफ लाओगे, उसकी प्रिंट आउट निकालोगे, वो पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा। तो आपको वो सब कुछ समझ में आ जाए, इसके लिए ये वीडियो बना हुआ है। देखो, लार्ज वैरायटी ऑफ मराइन इनवर्टिब्रेट एंड फिश live at a great depth in the ocean where the pressure could be greater than 1,000 times than the normal atmospheric pressure. This process of fascinating array of biochemical adaptation where trimethylamine like TMAO बुलाते हैं, N oxide TMAO ऐसे करके ये सबसे is found in the tissues of marine fishes which prevent underwater pressure from distorting protein and thus preventing the death of organism. अब देखो एक्चुअली ये जो TMAO वाला है ना पार्ट, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि like do they have any special mechanism to sustain this high pressure. तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे देकर रखा है आपको, TMAO, जिसको बुलाता है ट्राइमिथिल अमाइन एन ऑक्साइड. दिस सब्सटेंस इज देयर विच प्रोटेक्ट्स द मराइन फिशेस अंडर द लार्ज प्रेशर. उनके प्रोटीन्स को डिस्टॉर्ट नहीं होने देता, एंड अगर प्रोटीन सक्सेसफुली रह जाते हैं, एंजाइम्स रह जाते हैं, तो लाइक ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस टू कोप विद डेजर्ट लिगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. Ability that mammals have to deal with high temperature, their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by the behavior. They bask in the sun and absorb the heat when their body temperature drops below the comfort zone, but move into the shade when the ambient temperature starts increasing. Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat. जैसे अर्थवर्म के केस में भी होता है. अर्थवर्म भी लाइक ऐसा एनिमल है कि जो बोरोइंग करके रहता है टू एस्केप द लाइक हीट, ऊपर की हीट ना हो. हाँ, ये 2-3 एक्स्ट्रा के पॉइंट्स है, ये हमारे नोट्स में है. सिर्फ जाते जाते बता देता हूँ, लाइक रादर इनको इतना भी ज्यादा ये है नहीं, पर एडेप्टेशन इज हाइड्रोफाइट. एरेनकाइमा इज अबेंड हाइड्रोफाइट, लाइक वाटर में बढ़ने वाले प्लांट थे. इज अबेंडेंट, क्यूटिकल इज abstain, एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर, स्टोमाटा इज abstain. In a submerged hydrophyte, floating leaves and epistomatic mechanical tissue is present, that is like sclerenchyma is poorly developed or it is absent, and vascular tissue especially xylem is poorly developed. This is kind of adaptation in hydrophyte plant के बारे में बात कर रहे हैं. Adaptation is xerophyte. Xerophyte मतलब desert वाले plant. Presence of thick cuticle on leaf and stem epidermis, waxy layer on leaf epidermis. Epidermis may be multi-layered. Stomatal frequency is reduced, मतलब number of stomata is reduced. Sunken stomata are present, ये हमने already देखा हुआ है. Water storage tissue is present. Mechanical tissue as well as the vascular tissue are well developed. And adaptations in halophytes, that is you can see in the more saline condition. Presence of thick cuticle on stem. Epidermis is thickly cuticulized. Sunken stomata are present. Mechanical and vascular tissue are well developed, so that the large or high salt concentration cannot affect the survival. Okay, इस पे शायद ही कभी क्वेश्चन आएगा. हाँ, बट मैंने जाते जाते हमारे नोट्स में हमने इंक्लूड किया ही है, तो मैंने जाते जाते बता दिया आप लोगों को क्विकली. पर ये इसके पहले वाला सारा पार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग हियर इज कि ये पार्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसको इग्नोर मत करना. इस पार्ट को आप 2 बार 3 बार रिवाइज करना. मैंने बहुत सारे एनसीईआरटी की लाइन जिन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो मैंने वैसे के वैसे ही आप लोगों को दी हुई है, ताकि आपकी कोई गलती ना हो. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सम पार्ट वन शॉट रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट का मतलब है कि जो आपके एनसीईआरटी में वो विथ सम ट्रिक्स एंड टिप्स, हाँ, वो मैं लेकर आऊंगा फिर सेकेंड वीडियो में, क्योंकि एक ये वीडियो है जो आप लोगों को जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पार्ट पे फोकस करने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे. तो थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. अगर आपके पास ये पार्ट नहीं है, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, और लाइक वीडियो के नीचे मैसेज कर देना.
आई विल ट्राई टू सेंड यू ऑन अ टेलीग्राम। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पे ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे।